प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए डी बाई अक्कल ऑन सिंगल समीकरण यानी कि डी बाई अक्कल का नियम क्या है उसके बारे में आज अपने अध्ययन करेंगे। तो प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं? तो विद्युत अपघट्य आपको बताए थे कि दो प्रकार के विद्युत अपघट्य होते हैं। विद्युत अपघट्य दो प्रकार के होते हैं, एक स्ट्रोंग होता है, एक वीक होता है। स्ट्रोंग और वीक। स्ट्रोंग वे होते हैं जिनका आयनन 100% हो जाए, जबकि वीक वे होते हैं जिनका आयनन 100% से कम यानी कि 5-10% ही जिनका आयनन हो। स्ट्रोंग विद्युत अपघट्य 100% आयनित हो जाते हैं। जैसे मान लो सभी साल्ट है वो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं, स्ट्रोंग एसिड प्रबल होते हैं, स्ट्रोंग बेस प्रबल होते हैं। तो लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्य में दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार, ये दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं। तो प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए सिद्धांत दिया गया। तो प्रबल विद्युत अपघट्य 100% आयनित तो हो जाते हैं लेकिन 100% वियोजित नहीं होते। अब ये क्या मामला है कि 100% आयनित हो जाते हैं लेकिन 100% वियोजित नहीं होते। जैसे देखो, जैसे मान लो कि NaCl है, ये एक स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट है यानी कि प्रबल विद्युत अपघट्य है। प्रबल विद्युत अपघट्य है तो ये कैसे टूटेगा? ये ऐसे टूटेगा कि Na++ Cl-, यानी कि ये 100% आयनित हो जाएगा लेकिन ये 100% वियोजित नहीं होता। अब इसका अर्थ क्या है कि 100% आयनित हो जाता है, 100% वियोजित नहीं होता। यानी कि आयन है वैसे पृथक हो गई है लेकिन सोडियम भी बहुत से होते हैं, क्लोराइड भी बहुत से होते हैं। तो सोडियम और क्लोराइड के बीच में प्लस माइनस होने के कारण इनके अंदर आकर्षण बल अभी भी है, यानी कि प्लस माइनस को आकर्षित कर रहा है, माइनस प्लस को आकर्षित कर रहा है, जिसके कारण ये आयनित होने के बाद में भी इनके बीच में आकर्षण लग रहा है। यानी कि ये 100% आयनित हो गए लेकिन 100% वियोजित नहीं हुए हैं, दूर दूर अभी भी नहीं हुई है। तो इन प्रबल विद्युत अपघट्यों की चालकता बताना फिर बहुत कठिन कार्य हो जाता है। तो आपने एक बताया था कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग, उसमें बताया था कि अल्फा बराबर क्या होता है, लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम अनंत है। और प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए बताते हैं कि अल्फा होता है वो 1 होता है। और अल्फा 1 होने का अर्थ क्या है? प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए अपने ऐसे बताते हैं कि अल्फा का मान 1 होता है और अल्फा 1 होने का सीधा सा अर्थ क्या है कि अल्फा 1 होने का अर्थ तो हो गया कि लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम अनंत का मान क्या हो गया 1, कि लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम अनंत का मान क्या है 1। लैम्डा ये ऐसा है तो लैम्डा एम सी बराबर क्या है लैम्डा एम अनंत। यानी कि प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए ऐसा होना चाहिए कि सी सांद्रता पर मोलर चालकता है वो इक्वल होनी चाहिए अनंत अनुता पर मोलर चालकता के, लेकिन ऐसा होता नहीं। यानी कि अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान हमेशा ज्यादा होता है और सी सांद्रता पर मोलर चालकता का मान कम होता है। इस कमी, अब ये कम कितना होता है? सी सांद्रता पर मोलर चालकता, अनंत अनुता पर मोलर चालकता लैम्डा एम अनंत कहें और सी सांद्रता पर मोलर चालकता को लैम्डा एम सी कहें, ये बराबर नहीं होती, जबकि लैम्डा एम अनंत क्या होता है? बड़ा होता है, हल्का सा बड़ा होता है। ये ऐसी बात है, ये बराबर नहीं है। तो अपने ऐसे कहते लैम्डा एम अनंत है, उसमें से कुछ घटे तो क्या आएगा? लैम्डा एम सी का मान आएगा। यानी कि सी सांद्रता पर मोलर चालकता ज्ञात करनी हो तो क्या करना पड़ेगा? अनंत वाली मोलर चालकता में से कुछ कम होगा, क्योंकि सी सांद्रता पर मोलर चालकता होती है वो कम होती है और अनंत अनुता पर मोलर चालकता होती है वो सबसे ज्यादा होती है। इसमें से कितना कम होता है? वो होता है बी अंडूड सी। इसी समीकरण को डी बाई एप्सिलॉन सिंगल समीकरण कहा जाता है। लैम्डा एम सी बराबर लैम्डा एम अनंत माइनस बी अंडूड सी। इसी समीकरण को डी बाई एक्कल ने दिया था, इसीलिए डी बाई एप्सिलॉन सिंगल समीकरण कहा जाता है। यह प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए लागू होती है।
अब लैम्डा एम सी क्या है, सी सांद्रता पर मोलर चालकता है, और लैम्डा एम अनंत क्या है, ये अनंत सांद्रता पर मोलर चालकता है। बी क्या है, बी एक नियतांक है, ये कांस्टेंट है, और सी क्या है, सी कंसंट्रेशन है, ये सांद्रता है। तो इस प्रकार से लैम्डा एम सी ज्ञात करनी हो तो लैम्डा एम अनंत माइनस बी इंटू सी होगा। अब देखो, अब ये बी क्या मामला है, बी एक नियतांक है और बी का मान दो बातों पर निर्भर करता है। ये दो बात कौन सी है, इनके बारे में अपनी अध्ययन करेंगे। तो प्रबल विद्युत अपघट्य पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, लेकिन समस्त सांद्रताओं पर पूर्णतः वियोजित नहीं होते। अर्थात आयनित होने के बाद भी धनायन व ऋणायन के बीच में एक आकर्षण बल लगता है। तनुता बढ़ाने पर धनायन व ऋणायन के बीच की दूरी बढ़ जाती है, जिससे इनके बीच में आकर्षण बल कम हो जाता है। तो ये बात तो बता दी आपके लिए, बता दिया कि लैम्डा एम सी और लैम्डा एम का मान बराबर होना चाहिए, लेकिन बराबर नहीं हो पाता। तो क्या कारण है ऐसा कि सांद्रता बढ़ने पर कुछ आयनिक युग्म बन जाते हैं। आयनिक युग्म है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। क्या कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, देखो ध्यान से। इसमें क्या होता है, देखो कि प्रबल विद्युत अपघट्यों में प्लस माइनस है, वो आपस में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। किसी प्लस को कई माइनस घेर लेते हैं, प्लस को क्या करते हैं, माइनस घेर लेते हैं, और माइनस को क्या करते हैं, प्लस घेर लेते हैं। माइनस को प्लस ने घेर लिया, प्लस को माइनस ने घेर लिया। इस प्रकार से माइनस को प्लस घेरे रखते हैं और प्लस को माइनस घेरे रखते हैं। तो इसको कहा जाता है आयनिक परिमंडल। इसको क्या कहा जाता है, इसे आयनिक परिमंडल कहा जाता है। इसको आयनिक परिमंडल कहा जाता है, यानी प्लस को माइनस घेरे रखते हैं, माइनस को प्लस घेरे रखते हैं। आयनिक परिमंडल बन गया, आयन आपस में इकट्ठे हो गए, आयनों का झुंड बन गया। अब ऐसे झुंड बन जाए तो आप सभी जानते हो धारा प्रवाह में बाधा आएगी कि नहीं आएगी, तो जरूरी धारा प्रवाह में क्या आ जाएगी, बाधा आ जाएगी। और धारा प्रवाह में बाधा आ गई, इसका मतलब है चालकता का मान क्या हो गया, कम हो गया, चालकता कम हो जाएगी, यानी कि चालकता के मान में गिरावट आएगी। तो जो अनंत अनुता पर मोलर चालकता और सी सांद्रता पर मोलर चालकता बराबर होनी चाहिए थी, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और कोई चलना भी चाहिए, प्लस माइनस के बीच में आकर्षण है, इस प्लस माइनस के बीच में आकर्षण है, और एक झुंड दूसरे झुंड को भी आकर्षित कर रहा है, ये प्लस है वाला माइनस को इस प्रकार से आकर्षित करता है। तो इन आकर्षण बलों के फलस्वरूप मोलर चालकता है, जो चालकताएं हैं उनके मान में कमी आ जाती है। ये कमी दो प्रकार की होती है मुख्यतः, लेकिन इससे पहले बताएं कि सांद्रता बढ़ने पर ऐसे आयनिक परिमंडल का निर्माण होता है। आयनिक परिमंडल में क्या होता है, एक धनावेश को कई ऋणावेश व एक ऋणावेश को कई धनावेश घेर लेते हैं, इसे आयनिक परिमंडल कहा जाता है। आयनिक परिमंडल बढ़ने से चालकता के मान में कमी आ गई। देखो आयनिक परिमंडल आप लोगों ने बना दिए हैं कि आयनिक परिमंडल कैसे बनते हैं। विद्युत क्षेत्र नहीं है तो आयनिक परिमंडल कैसा है, सममित है। लेकिन आप लोगों ने यदि विद्युत क्षेत्र लगा दिया तो आयनिक परिमंडल में क्या हो जाता है, बिखराव हो जाता है। विद्युत क्षेत्र लगाने पर आयनिक परिमंडल क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। जैसे देखो क्या होता है, जैसे मान लो कि एक धनावेश था, उसको कई ऋणावेशों ने घेर रखा था, और एक ऋणावेश को मान लो कई धनावेशों ने घेर रखा है। अब कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, इसका मतलब ये आयनिक परिमंडल सममित है।
सममित उन्हें कहा जाता है जिनके दो बराबर टुकड़े किए जा सकते हैं। अब आपने क्या किया, विद्युत क्षेत्र लगा दिया। विद्युत क्षेत्र लगाने का अर्थ है कि आप लोगों ने दो प्लेटें लगा दी, एक प्लस वाली लगा दी, एक माइनस वाली लगा दी। एक तरफ धनावेश लगा दिया, एक तरफ ऋणावेश लगा दिया। एक तरफ प्लस लगा दिया और एक तरफ माइनस लगा दिया आप लोगों ने। तो क्या घटना घटी है, प्लस की ओर माइनस दौड़ने का प्रयास करेंगे। ये देखो, ये माइनस से दौड़ने का प्रयास कर रहा है, ये जा रहा है, और प्लस को प्लस क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो इसको इधर, ये प्लस इधर जाना चाहेगा क्योंकि इसको कोई इधर से आकर्षित कर रहा है, माइनस इसको कह रहा है इधर आ जा, और प्लस कह रहा है यहां से भाग जा। तो प्लस प्लस को प्रतिकर्षित करेगा, लेकिन प्लस माइनस को आकर्षित करेगा, माइनस को प्लस आकर्षित करेगा। तो जो आयनिक परिमंडल बने हुए थे वो क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। कब, विद्युत क्षेत्र लगाने पर। एक बार बिखर जाते हैं तो फिर दोबारा बनने में कुछ समय लेता है। एक बार बिखरा हुआ है वो वापस दोबारा बनने का, तो उसमें कुछ समय लगेगा, उसको कहा जाता है विश्रांति काल। तो विश्रांति काल क्या होता है, कई बार क्या होते हैं, अपने कॉलेज में जाते हैं या स्कूल में जाते हैं, अपने एक झुंड बनाकर बातें लग जाती हैं, और अचानक ही कोई गुरुजन आ गए तो वो अपना आयनिक परिमंडल क्या है, बिखर गया। वो फिर अचानक ही दोबारा बन जाता है क्या, नहीं, उसको बनने में क्या होता है, कुछ टाइम लग जाता है। इसको कहा जाता है विश्रांति काल। तो विश्रांति काल के बाद में दोबारा बनता है। हो सकता है कि विश्रांति काल लंबा हो, दूसरे दिन तक बात चली जाए। अब देखो, माइनस है, उसको प्लस आकर्षित करेगा, इस प्लस को आकर्षित कर रहा है। ऐसे बहुत से आयनिक परिमंडल होते हैं, मैंने आयनिक परिमंडल दो ही बताई आपकी सुविधा के लिए, लेकिन ये इस प्रकार से आप माइनस को प्लस आकर्षित करता है, प्लस को माइनस आकर्षित करता है, यानी कि विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी कि आयनिक अवस्था में धनायन ऋणायनों से व ऋणायन धनायनों से घिरा रहता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र लगाने पर आयनिक परिमंडल बिखर जाता है। पुनर्व्यवस्थित होने में कुछ समय लगता है, जिसको विश्रांति काल कहा जाता है। और इस प्रभाव को कौन सा प्रभाव कहा जाता है, पहला ये सममित है, अब तक सममित है, लेकिन विद्युत क्षेत्र लगाते ही ये ऐसा हो जाएगा। अब विद्युत क्षेत्र लग गया तो माइनस इधर चला गया, प्लस इधर चला गया, तो ऐसी बात हो गई, ये माइनस जा रही है इसको छोड़कर, तो ऐसा परिमंडल हो गया, माइनस इधर जा रही है, प्लस बेचारा इधर जा रहा है। तो वो बातें, पहली वाली बातें अब नहीं रही। पहले बात ऐसी थी कि प्लस को माइनस घेरे आराम से बैठे थे, लेकिन विद्युत क्षेत्र लगाने पर ये आयनिक परिमंडल बिखर गया, और ये पहले सममित था, अब कैसा हो गया, ये असममित हो गया। ये पहले सिमेट्रिकल था, अब क्या हो गया, एसिमेट्रिकल हो गया। इस प्रभाव को क्या कहा जाता है, असममितता प्रभाव कहा जाता है। तो असममितता प्रभाव क्या है, विद्युत क्षेत्र लगाने पर आयनिक परिमंडल बिखर जाता है और यह सिमेट्रिकल नहीं रहता, एसिमेट्रिकल हो जाता है। इस प्रभाव को असममितता प्रभाव कहा जाता है। लेकिन होता ऐसा है, माइनस इधर जा रही है, फिर भी इस प्लस ने हार नहीं मानी है, प्लस इधर खींच रहा है इसको, तो जा रहा है इधर भी, और प्लस इसको धक्का दे रहा है, लेकिन इस प्लस माइनस को खींच भी रहा है, ये माइनस इधर जा रही है, तो प्लस इसको कह रहा है अरे आ जाओ, मत जाओ। माइनस इधर जा रही है, फिर भी इस प्लस को कह रही है कि आकर्षित कर रही है अपनी तरफ है। यानी कि ये असममित प्रभाव में भी धनायन ऋणायन को आकर्षित कर रहा है, वह ऋणायन धनायन को आकर्षित कर रहा है। तो कोई गति करेगा, जैसे मान लो कोई इधर जा रहा है, तो वो उसको पीछे से पकड़ कर खींच रही है कि मत जा, रुक जा। तो इससे क्या होगा, इनकी गतिशीलता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। गतिशीलता कम हो जाती है तो इसकी चालकता भी कम हो जाती है। चालकता कितनी कम हो जाती है, तो असममितता प्रभाव के कारण चालकता में जो कमी आती है वो इतनी आती है कि लैम्डा एम, इसको कमी कह दिया मैंने, कमी कितनी आई है लैम्डा एम में,
ये कमी कमी को बता रहा है कि बी लैम्डा एम अनंत सी अंडूड सी या सी की पावर 1/2 कह दो। तो ये असम्मितता प्रभाव समझा आपने, और असम्मितता प्रभाव के कारण चालकता के अंदर कमी आई है, वो है बी लैम्डा एम अनंत सी की पावर 1/2। और बी एक नियतांक है यहाँ पर, और b का मान आपको ये याद रखना पड़ेगा, b का मान होता है 8.20 into 10 की पावर 5 साइलोन r t की पावर 1/3/2। ओके, तो ये असम्मितता प्रभाव है। तो ये दो ही प्रभाव है मुख्य रूप से, एक असम्मितता प्रभाव है, और असम्मितता प्रभाव के बाद में अपने बात करते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रभाव। तो ये क्या सौदा होता है भाई, देखो इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रभाव। इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रभाव में क्या होता है, आपने ये पढ़ा कि आयनिक जो परिमंडल होता है उसमें एक धनायन ऋणायन को घेरे रहते हैं और ऋणायन धनायन को घेरे रहते हैं, ये सम्मित होते हैं, लेकिन विद्युत क्षेत्र लगाने पर ये सम्मितता भंग हो जाती है और वापिस से सम्मितता बनने में कुछ टाइम लगता है, उसको विश्रांति काल कहते हैं। इस प्रभाव को असम्मितता प्रभाव कहा है आप लोगों ने। लेकिन विद्युत क्षेत्र लगाने पर क्या होगा कि धनायन को ऋणायन आकर्षित करते हैं व ऋणायन को धनायन आकर्षित करते हैं। विद्युत क्षेत्र लगाने पर आयन व आयनिक परिमंडल एक दूसरे के विपरीत गति करते हैं। विपरीत आवेशित आयनों द्वारा एक दूसरे को आकर्षित किया जाता है, अर्थात धनायन ऋणायन को आकर्षित करता है व ऋणायन धनायन को आकर्षित करता है, जिससे गतिशीलता के मान में कमी आ जाती है। गतिशीलता कम हो जाती है तो चालकता भी कम हो जाती है। इस प्रभाव को इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रभाव कहा जाता है। इस प्रभाव के कारण चालकता के जो मान में कमी आती है वो ए अंडूड सी होता है। होता ऐसा है, दोबारा समझें क्या बात कैसी है। असम्मितता प्रभाव के बाद में दूसरा प्रभाव है इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रभाव। असम्मितता प्रभाव के बाद में दूसरा प्रभाव है इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रभाव। यहां पर बता देता हूं दूसरे प्रभाव को, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट में क्या होता है, पहले अपने बताया कि कोई धनायन है उसको ऋणायन घेरे रखते हैं और ऋणायन को धनायन घेरे रखते हैं। ये ऋणायन बीच में बैठा है, इसको कई धनायन घेरे रखते हैं और धनायन को ऋणायन घेरे रखते हैं। जैसे विद्युत क्षेत्र लगाया, इस मंडल को आयनिक परिमंडल कहा जाता है। यानी कि अब जैसे विद्युत क्षेत्र लगाया तो धनायन है, तो धनायन तो क्या होगा, दूर भागेगा, ऋणायन यानी कि आयनिक परिमंडल व आयन एक दूसरे की, ये आयनिक परिमंडल था, आयनिक परिमंडल टूट गया, ये इधर जा रहा है। आयनिक परिमंडल व आयन एक दूसरे के विपरीत जाते हैं। ये तो आयन था, जो बीच में बैठा था वो आयन था, बाहर बैठे थे वो क्या थे, आयनिक परिमंडल। विद्युत क्षेत्र लगाने पर आयन व आयनिक परिमंडल एक दूसरे के विपरीत गति करते हैं। आयन था जैसे धनायन था वो बेचारा इधर दौड़ा जा रहा है, और ऋणायन था वो कहां जा रहे हैं, इधर जा रही हैं। तो आयन व आयनिक परिमंडल एक दूसरे के विपरीत गति करते हैं। और लेकिन ये भी धनायन जा रहा है तो ऋणायन इसको आकर्षित कर रहा है, और ऋणायन जा रही है तो धनायन आकर्षित कर रही है। ये धनायन बीच में बैठा था आराम से, इसको चारों तरफ ऋणायन घेर रखा था, लेकिन ऋणायन ने गति करना शुरू किया तो धनायन इसको वापस बुला रहा है कि आ जाओ कोई बात को नहीं, लेकिन अब जाना तो पड़ेगा, टाइम आ गया। अब ऋणायन है तो ऋणायन इधर जा रहा है, इसमें इसकी बात करें तो ऋणायन इधर भागा जा रहा है, धनायन इधर भागे जा रही हैं। तो यानी कि आयनिक परिमंडल था, ये आयन था, इसके बीच में भी विपरीत गति होती है, लेकिन धनायन ऋणायन को आकर्षित कर रही है। अभी अब इस प्रभाव को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रभाव कहा जाता है। इस प्रभाव के कारण भी जो चालकता के मान में कमी आती है, लैम्डा एम कमी, वो होती है ए अंडूड सी। और ए है वो एक नियतांक है, और इस नियतांक का जो मान होता है वो मान बड़ा ही जबरदस्त होता है, और ये मान होता है
82.49 इंटू 10 की पावर -4 साइलोन आर टी की पावर 1/2 नीटा। नीटा इस तरह की शांता होती है। इस शांता बहने के गुण के विरोध को कहा जाता है, या इसको साइलोन को डी से लिखा जाए तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो 82.4 dt की पावर 1/2। तो इतनी कमी आ गई। तो कुल कमी कितनी आई है? तो यहां पर लैम्डा एम में कमी आई थी बी लैम्डा एम अनंत सी की पावर 1/2, और यहां पर b का मान रख दिया जाए, यानी कि b के साथ लैम्डा एम अनंत सी रूट लगा दें। b के साथ लैम्डा एम अनंत सी की पावर 1/2 लगा दें, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लैम्डा एम कमी। लैम्डा एम कमी कितनी आई है समीता प्रभाव से? ये तो यहां तक का मटेरियल तो क्या था? b था, और ये लैम्डा एम सी की पावर लैम्डा एम अनंत सी की पावर 1/2, या ऐसे कह सकते हो सी की पावर 1/2 को तो रूट सी कह सकते हो। तो इस प्रभाव के कारण इतनी कमी आई है, और इस प्रभाव के कारण कितनी कमी आई है? देखो a का मान इतना है, ये मान इसके अंदर रख दें, तो लैम्डा एम कमी कितनी है? a का मान ये रख दो, तो इसको रूट सी से गुना करना पड़ेगा, बस इतना सही काम है। तो ये कर दो आप कि 2.49 इंटू 10 की पावर -4 अपोन साइलोन आर टी की पावर 1/2 नीटा। ये तो a का मान है, और a के मान को रूट सी से गुणा कर दोगे तो ये क्या हो जाएगी? कमी। यहां पर इतनी कमी आई है और यहां पर इतनी कमी आई है, दोनों कमियों को जोड़ दो तो वो क्या हो जाएगी? कुल कमी। तो दोनों कमियों को जोड़ दें तो कुल कमी क्या आई है? तो ये तो अपने ज्ञात करना चाह रहे थे कि प्रबल विद्युत अपघट्य होता है, उनकी चालकता अनंत अनुता की चालकता के बराबर नहीं होती। होनी चाहिए थी लेकिन नहीं होती, तो कुछ कमी आ जाती है। कमी कितनी आ जाती है वही तो अपने पढ़ रही है कि लैम्डा एम अनंत होता है, दोबारा सुने, लैम्डा एम सी होता है वो बराबर नहीं होता लैम्डा एम अनंत के, उसमें से कुछ घटता है, और घटता कितना है? बी अंडूड सी घटता है। कितना घटता है? बी अंडूड सी घटता है। तो लैम्डा एम सी होता है वो लैम्डा एम अनंत माइनस बी अंडूड सी होता है। दोबारा देखो, यदि आपको सी सांद्रता पर मोलर चालकता ज्ञात करनी है तो अनंत अनुता की मोलर चालकता में से बी अंडूड सी घटाना पड़ेगा। ध्यान दें कि सी सांद्रता पर मोलर चालकता ज्ञात करनी है तो अनंत अनुता की मोलर चालकता में से बी अंडूड सी घटाना पड़ेगा। ये समीकरण शॉर्ट में डी बाई एप्सिलॉन सेंगर समीकरण बोलते हैं। तो इस बी का मान होता है, इस बी का जो मान होता है वो होता है, इस बी का मान होता है ए बी लैम्डा एम अनंत। इस बी का मान होता है ए बी लैम्डा एम अनंत, और ए का मान कितना होता है? ए का जो मान होता है वो होता है 8.20 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन ERT की पावर 1/2। ये ए का मान होता है, और ये बी का मान होता है। बी बराबर होता है 82.49 इंटू 10 की पावर -4 साइलोन RT की पावर 1/2 नीटा। यहां तक इसके बी का मान होता है। तो ये ए और बी के मान इसके अंदर रखो, और बी को लैम्डा एम से गुणा कर दो, तो ये बी का मान यहां पर रखो, और यहां ये मान बी के मान को रूट सी से गुणा कर दो, इसको लैम्डा एम अनंत में से घटा लो तो आ जाएगा। तो ए का मान, बी का मान देखो, बी का मान ये आपने लिख दिया, और इसके साथ लैम्डा एम अनंत है, प्लस ए का मान ये है, इसके साथ सिंपल ए है तो ये इतना इतना मान ए का है, और इस पूरे के साथ क्या है? अनरूट सी है, तो इस पूरे के साथ अनरूट सी है। इसको जोड़कर इसमें से घटा दो तो क्या आ जाएगा? लैम्डा एम सी आ जाएगा।
तो दो प्रकार के प्रभाव हैं, एक इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रभाव है, एक एसिमेट्रिकल प्रभाव है। दोनों के कारण जो लैम्डा एम के मान में कमी आई है, उन दोनों के मान को जोड़कर लैम्डा एम अनंत में से घटा दो तो लैम्डा एम सी आ जाएगा। यही डी बाई एक्लोन सिंगर इक्वेशन है। दोबारा ध्यान दें कि डी बाई एक्ल के अनुसार लैम्डा एम सी ज्ञात करना हो, यानी सी सांद्रता पर मोलर चालकता ज्ञात करनी हो, तो अनंत अनुता पर मोलर चालकता में से बी अंडर सी को कम करना पड़ेगा। और अनंत अनुता पर मोलर चालकता होती है वो सबसे ज्यादा होती है, इसको अपने लैम्डा एम अनंत लिख दें। यहां पर मोलर चालकता ली है, तो ये मोलर चालकता कब है, सी सांद्रता पर, और यहाँ पर अंडर सी के बीच में ग्राफ खींचा कि जैसे जैसे सांद्रता बढ़ाते जा रही है वैसे वैसे चालकता के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सांद्रता बढ़ाएंगे तो घटने वाली चीज ये बढ़ेगा, ये चीज बढ़ जाएगी, तो बी तो एक नियतांक है, तो घटने वाली चीज का मान बढ़ रहा है, तो लैम्डा एम अनंत में से ज्यादा घटेगा तो चालकता का मान क्या आएगा, लगातार कम होता जाएगा। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ इस प्रकार से आता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ में इस प्रकार से आता है। तो धन्यवाद, आपने पढ़ा आज प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए डी बाई एक्लोन सिंगर का समीकरण। तो एक बार फिर से मकर संक्रांति की आपको लख लख बधाइयां, शुभकामनाएं। तो आज की अपना मकर संक्रांति बनाओ अब। धन्यवाद।